Hello students, welcome back once again to your online video classes. So today we are going to discuss about the new chapter of standard 9 mathematics CBSE, that is statistics. बच्चों ये वाला जो चैप्टर है we have already discussed in class 7 as well as in class 8. ठीक है ना. बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड 7 में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था. तो अभी जो स्टैंडर्ड 9 में पढ़ने वाले हैं वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ we are going to utilize that concept of statistics in our day-to-day life. Okay, so there are some methods, there are some methods to represent those data graphically. Okay, so तो बच्चों ये वाला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि सब कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा वीडियो को देखने के बाद. ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक्सरसाइज को करना है, बाकी ख़त्म कहानी. ठीक है ना. तो इस बार जो सीबीएसई के डिलीटेड पोर्शन के अनुसार बहुत कुछ ओमिट भी किया गया है. तो क्या क्या ओमिट किया गया है आप लोग देखो वीडियो को लास्ट तक. ठीक है ना, पता चल जाएगा. मैंने सब कुछ डिफाइन किया है. तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करके. स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स. ओके, सो द फर्स्ट कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड कलेक्शन ऑफ डाटा. तो जो स्टैटिस्टिक्स और कलेक्शन ऑफ डाटा होता है एक्चुअली क्या होता है, तो उसके बाद उससे जाने से पहले हमको डेफिनेशन जानना पड़ेगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज डाटा. ओके, सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the extraction of the meaningful information from the numerical figures collected by the for a definite purpose is known as statistics. ठीक है, एक definite purpose के लिए एक जो numerical figures को हम find out करते हैं, figure out करते हैं और उसको एक कलेक्शन करके रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स. जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम पढ़ाई करते हैं उसको. तो डाटा क्या होता है, ए डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द फैक्ट और फिगर्स. वो फैक्ट के फॉर्म में रह सकता है या फिगर्स के फॉर्म में रह सकता है, कलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड एज डाटा. मतलब स्कोर हो गया, कोई मार्क हो गया, वो सब जो कलेक्शन करते हैं हम फिगर या फिर फैक्ट के रूप में, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज दैट न्यूमेरिकल फिगर्स और फैक्ट्स आर सेट टू बी डाटा. और वो डाटा को जहाँ पे लेके यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाई करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द डाटा. तो जो डाटा होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा. अभी सर प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सिंपल सा कहानी है. प्राइमरी डाटा का मतलब होता है ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय योर ओन या फिर किसी के दौरान ये कलेक्टेड हुआ होगा. और सेकेंडरी डाटा मतलब क्या ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ए सोर्स, एक सोर्स से मुझे मिला होगा. तो अगर आप लोग खुद एक डाटा को बना रहे हो या फिर कहीं से ले आओ, मतलब और कोई एक मतलब आदमी आप लोग को दे रहा है डाटा, तो वो हो गया हम लोग का प्राइमरी डाटा, नॉर्मल डाटा. और सेकेंडरी डाटा जो होता है वो कोई सोर्स से मुझे मिला, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. अगर मैं एग्जाम्पल की तरह बोलना चाहूँ तो हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट इन योर क्लास. ठीक है, हमने मापा, हमने हमारे सामने ही हमने डाटा कलेक्ट किया. बट सेकेंडरी डाटा क्या, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़. एक परफेक्ट मतलब जनवरी फरवरी मार्च में हर सिटी में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है वो मुझे सोर्स से मिलेगा. लेकिन ये वाला जो डाटा मिलेगा मुझे, हम रह के उसको कलेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो दैट डाटा आर ऑफ टू टाइप, वन इज प्राइमरी डाटा, वन इज सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय योर ओन, और मतलब किसी से ले आ सकते हो. और सेकेंडरी मतलब एक सोर्स से आप लोग को मिलेगा, तो हो जाएगा आप लोग को सेकेंडरी डाटा. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट. इसीलिए नोट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई आप लोग पढ़ोगे स्टैंडर्ड 9 में, उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आप लोग स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स में भी पढ़ने वाले हो. तो अगर आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो स्टैंडर्ड 10 में बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे आप. दैट्स वाई अभी से पूरा क्लियर कट आइडिया आ जाना चाहिए आप लोगों को, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ क्या होता है, ताकि स्टैंडर्ड 10 में जब हम जाएंगे और वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई करेंगे तब आप लोग को ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है बच्चों, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कलेक्शन ऑफ डाटा. स्टैटिस्टिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमको वो न्यूमेरिकल फिगर्स के बारे में पढ़ाई करवाता है. डाटा क्या होता है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो कि फैक्ट या फिगर्स के फॉर्म में रहता है, जिसको हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं या फिर
शो करते हैं, दैट इज डाटा जो ऑफ टू टाइप, वन इज प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय योर ओन, या फिर कहीं से लाए, मतलब किसी से लाए, बट एक सोर्स से अगर हम लाते हैं कुछ डाटा को, एक मतलब पूरा सोर्स को लेके उसको पर सर्वे करके जो लाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट आर देयर। नाउ कमिंग बैक टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अभी एक डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स, वन इज, और प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा में दो टाइप का डाटा रहता है, एक होता है अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। तो हम लोग जो स्टैंडर्ड 9 में पढ़ने वाले हैं वो अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब उसका कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ने वाले हैं। बाकी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा हमने 8 क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, फिर भी उसको रिकॉल करने के लिए हम थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे हमने। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिप्रेजेंट इट इन ए मीनिंगफुल मैनर। एक मीनिंगफुल मैनर में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। देर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट डाटा। तो फर्स्ट वन इज द अनग्रुप्ड डाटा। तो बच्चों अनग्रुप डाटा क्या होता है? अनग्रुप डाटा में एक होता है रो डाटा। रो डाटा का मतलब if there is no change in the data and it is in the same form as it is collected, जैसे वो कलेक्ट हुआ वैसे ही सेम फॉर्म में रह जाता है। मतलब जहाँ से हमने कलेक्ट किया उसको मैंने सेम फॉर्म में रखा, उसको कुछ भी चेंज नहीं किया, उस टाइप का डाटा उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? रो डाटा बोलते हैं। ये जो चैप्टर होने वाला है इसमें से बहुत सारा मतलब आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है, इसीलिए डेफिनेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड नोट्स आर ऑल्सो वेरी फॉर इम्पोर्टेंट बच्चों। तो रो डाटा क्या, जैसे डाटा को कलेक्ट किए वही डाटा को अगर हम रख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम रो डाटा। तो अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट, तो ये 10 बच्चों का मार्क गिवन है यहाँ पे 49, 48, 47, 40, 43, 41, 42, 39, 35। तो जैसे हमने कलेक्ट किया उसको रख दिया तो वो हो गया हमारा रो डाटा हो गया। ठीक है, रेंज क्या होता है? मतलब एक डाटा कुछ गिवन होगा, रेंज क्या होगा ना, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज। मतलब सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? सपोज 49, सबसे छोटा कौन है? सपोज यहाँ पे 35, तो 49 माइनस 35 जितना होगा दैट विल बी द रेंज। ओके, कोई भी डाटा का सबसे बड़ा वैल्यू से अगर सबसे छोटा वैल्यू को माइनस कर देते हैं विल गेट द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा। ओके बच्चों, तो अभी आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सब कुछ पढ़ा था स्टैंडर्ड 8 में, वही उसी को थोड़ा रिकॉल करना है। तो पहले जान लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे नीचे में लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स वन आइटम अकर्स या फिर कम्स। मतलब एक जितना टाइम वो रिपीट करता है, सिंपल सी भाषा में अगर करेंगे तो जितना टाइम वो अकर होता हो रहा है या फिर जितना टाइम वो रिपीट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब वो एक टेबल बनता है जहाँ पे कि हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। वहाँ पे कुछ मतलब जो सोर्स होता है उसको लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं और एक टेली मार्क जो आता है उसको लिखते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा आ जाता है। व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज लार्जर देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द टेबुलर फॉर्म। जब बहुत सारा नंबर आते हैं, जैसे कि मतलब 5, 10 तक रहेगा तो ठीक है, लेकिन 15, 20, 25, 50 तक आ जाएगा, उसको हम एक कॉलम वाइज लिखने से बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको ग्रुपिंग करके उसको एक टेबल बनाना पड़ता है, और वो जो टेबल को बनाना पड़ता है वो फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो क्या होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हम पढ़ेंगे। अभी ग्रुप डाटा में आते हैं। वो ग्रुप डाटा में ही हम कैसे बनाते हैं देखो। तो टू रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन द डाटा वी कैन यूज द ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो होता है हमारा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर हमको क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे कुछ क्लास लिखा रहता है, यहाँ पे टेली मार्क्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जितना टाइम वो अकर हो रहा है। तो 20 सॉरी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। सपोज ये है हमारा, मैंने ग्रुपिंग कर दिया क्योंकि अगर मैं 20, 21, 22, 23 करके 80 तक आता तो बहुत सारा करना पड़ता, तो इतना नहीं करने के लिए हमको उसको ग्रुप करना पड़ता है। तो ग्रुप बना दिया मतलब वहाँ पे कुछ इंटरवल्स हो गया, जैसे कि 20 to 30 के अंदर कितना है, 30 to 40 के अंदर कितना है, 40 to 50 के अंदर कितना है, 50 to 60 के अंदर कितना है, 60 to 70 के अंदर कितना है, 70 to 80 के अंदर कितना है, हमको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। तो मैंने जब उसको गिना, मतलब कहीं पे एक डाटा गिवन होगा तो 20 to 30 के अंदर कितना आ रहा है? 5 बार अकर कर रहा है। 30 to 40 के अंदर 8 बार, 40 to 50 के अंदर 9 बार, 50 to 60 के अंदर 10 बार, 60 to 70 के अंदर 6 बार और 70 to 80 के अंदर 2 बार। ठीक है, और उसको मार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक मार्क हम यूज़ करते हैं, जो मार्क को हम बच्चों क्या बोलते हैं? टेली मार्क्स बोलते हैं। तो टेली मार्क्स कैसा होता है आप लोगों को पता है? 5 मतलब 5 तक जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5।
वो होता है हमारा टेलीमार्क 5 तक। फिर 5 के ऊपर जितना भी जाएंगे, लाइक 8 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 का हो गया 1 2 3 4 5 6, और 2 का हो गया 1 2। ठीक है, तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो टोटल हो रहा है आप लोगों का 40। तो हाँ, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको देख लेना कि कितना का दिया है और ये टोटल गिनने में उतना हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग का कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको चेक कर लेंगे। तो टोटल में लास्ट में क्या करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देख लेंगे कि वो क्वेश्चन के साथ टैली कर रहा है कि नहीं। हम क्वेश्चन में करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो ये जो मैंने टेबल बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वहाँ से मतलब ईच टर्म्स को क्या बोलते हैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जो कि हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था। पहला होता है क्लास इंटरवल, ठीक है ना। क्लास इंटरवल एक होता है अपर लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल जो बच्चों क्या होता है, द ग्रुप यूज टू क्लासीफाई द डाटा इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जो एक ग्रुप क्लासीफाई द डाटा करते हैं, देखो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, दीज आर कॉल्ड एज क्लास इंटरवल्स। मैंने एग्जांपल के लिए एक लिखा है 20 to 30। अपर लिमिट लोअर लिमिट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन ईच क्लास इंटरवल, सब क्लास इंटरवल में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू रहता है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। सो इन ईच क्लास इंटरवल द ग्रेटेस्ट नंबर और द लार्जर नंबर इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट, एंड इन द ईच क्लास इंटरवल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो छोटा नंबर होता है 20 30 40 50 60 60, दीज आर द लोअर लिमिट, बट 30 40 50 60 70 80 दीज आर द अपर लिमिट्स, अपर क्लास लिमिट और अपर लिमिट। इज दैट क्लियर? अभी क्लास साइज का मतलब क्या होता है ना, एक मतलब जो ग्रुप डाटा बनता है और जो क्लास इंटरवल बनता है, क्लास साइज का मतलब क्या होता है ना, क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट लो, किसी को भी पकड़ो उसका अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, कितना निकला 10 निकला, सो दैट विल बी द क्लास साइज। और सब में सेम ही रहेगा। लाइक यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा तो 20 to 30, तो 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10, 60 - 50 10, 70 - 60 ऑल्सो 10, 80 - 70 इज ऑल्सो 10, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम क्लास साइज। कोई भी एक क्लास इंटरवल उठा लो और वहाँ से उसका अपर लिमिट से लोअर लिमिट, ये होता है हमारा अपर लिमिट, ये होता है मेरा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, विल गेट द क्लास साइज, ठीक है ना। क्लास मार्क क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लास मार्क क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को उठाओ, उसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो मिल जाएगा बड़ा क्लास मार्क। तो द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। तो मतलब एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, क्लास मार्क बोलता हूँ। जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अगर कोई पूछेगा कि 20 to 30 का क्लास मार्क कितना होगा, तो 20 + 30 by 2 दैट विल बिकम 50 by 2 दैट विल बिकम 25। तो 20 to 30 का जो क्लास मार्क होने वाला है वो कितना होगा बच्चों, 25 होगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि हम यूज करते हैं ग्रुप डाटा में। बेसिकली क्लास इंटरवल ये सब होता है क्लास इंटरवल। उसका जो लोएस्ट वैल्यू होता है उसको बोलते हैं हम क्या, लोअर लिमिट। जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लास साइज जो होता है पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्लास साइज बोलते हैं। और क्लास मार्क जो होता है पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स को जो मिड पॉइंट रहता है, और मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। सो these are the 5 important concept of group data that we have to remember and we have to note down in your note copy also, ठीक है बच्चों। अभी आते हैं ग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा भी फिर 2 टाइप का होता है, एक होता है इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, एक होता है एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ये भी हमने 8 क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। उसको हम डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसको हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इंक्लूसिव या फिर डिसकंटिन्यू फ्रीक्वेंसी, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, वो डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब जॉइंट नहीं कर रहा होगा, कंटिन्यूस नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे जो कंटिन्यूस है यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा होगा। देखो ध्यान से देखो क्लास इंटरवल्स को देखो, फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी रख सकता है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया, यहाँ पे 5 4 3 2 1 कर दिया, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेन ध्यान कहाँ पे देंगे हम, क्लास इंटरवल में देंगे। यहाँ पे 1 to 4, 1 to 4, फिर हो गया यहाँ पे 5 to 9। तो यहाँ पे अपर लिमिट कितना था, 4 था, इसका लोअर लिमिट कितना हो गया, 5 हो गया।
ये इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, इक्वल नहीं है। यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, इक्वल नहीं है। यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो कोई भी किसी के साथ इक्वल नहीं हो रहा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ इक्वल नहीं हो रहा। तो वो मतलब कंटिन्यूस नहीं हो रही। 1 से 4, फिर थोड़ा छोड़ के 5 से 9, छोड़ के 10 से 14, 14 से छोड़ के 15 से 19, फिर 19 से छोड़ के 20 से 24, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ऐसा टाइप को बोलते हैं इंक्लूसिव या फिर डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कैसे बोलते हैं? नॉर्मली जो कंटिन्यू करेगा, तो कंटिन्यू में और एक मतलब कैसे ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 है। इसका अपर लिमिट 10 हुआ, इसका लोअर लिमिट 10 है। इसका 15 हुआ, इसका 15 हो गया, इसका 20 है, इसका 20 है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, रिलेट कर सकते हैं कि मतलब एक उसका अपर लिमिट उसके नेक्स्ट वाला का लोअर लिमिट के साथ इक्वल है, लेकिन इसमें वैसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा टाइप का को बोलते हैं इंक्लूसिव, इसको ऐसा टाइप का को बोलते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं पे कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए ताकि आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लेके एक छोटा सा प्रॉब्लम में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का कितना एक नंबर है ये, ठीक है ना, उसको कर देता हूँ ताकि एक प्रॉब्लम अगर हो जा रहा है तो आप लोग बाकी एनसीईआरटी का 14.1 एंड 14.2 आराम से कर लोगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। जितना हमने पढ़ा उसको यूज़ करके आप लोग अभी 14.1 14.2 आराम से कर सकते हैं। बस एक एग्जाम्पल, मतलब यही ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। 14.2 का कितना नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा देख लेना बुक से। बाकी कैसा करते हैं मैं बस ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बड़ा बड़ा क्वेश्चंस रहता है स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन उसका जो सोल्यूशन निकलने वाला होता है वो बहुत ही सिंपल सा रहता है, तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो क्या है उसका कॉन्सेप्ट देखो, 30 स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर दे वॉच्ड television programs in the previous week. The result were found to be as follows. तो 30 बच्चों ने उनका मतलब आवर्स दिया, कितना टाइम वो देखते हैं, इतना दे दिया, मतलब 30 बच्चों का। अभी पूछा क्या है, मैं के ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा, मतलब मुझे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्रुप करके बनाना है। ग्रुप कैसे लेंगे वो बोल दिया कि टेकिंग क्लास विड्थ 5, क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज जो हमने बोला था ना, तो उसका जो डिफरेंस होगा 5 होगा, एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एच 5 to 10, तो 5 to 10 एक क्लास इंटरवल होगा। तो वो पहले निकाल लेते हैं। तो टाइम स्पेंड ऑन टीवी, टेलीमार, फ्रीक्वेंसी, तो 0 to 5 मैंने ग्रुप कर दिया, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अभी देखेंगे कि 0 to 5 के अंदर कौन कितना आ रहा है, तो मैंने देखा 10 तो। फिर 5 से 10 के अंदर देखेंगे 13, 10 से 15 के अंदर ढूंढा तो 5, और 15 से 20 के अंदर खोजा तो 2। तो जब मैंने इसको टोटलिंग किया, टोटल कितना निकल गया, 30 निकल गया, जो कि मुझे गिवन था। तो अगर यहाँ पे 29 निकलता तो आप लोग समझ जाते हैं कहीं पे मैंने कोई भी एक नंबर छोड़ दिया। तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। उसी के अनुसार टेलीमार्क 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 का 1 2 3 4 5, 2 का 1 2, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हो गया बिट 1 का। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक, तो 15 और 20 के अंदर कितना बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे, तो 2 चिल्ड्रन वॉच रहे हैं, खत्म, ठीक है। ऐसा टाइप का पहले तो आप लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हर में करना है, और टेबल को देख के कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है उसको सॉल्व करना है, बस। क्लियर टू एवरीवन बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अभी आते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एनी डाटा ग्राफिकली। तो ग्राफिकल मेथड भी आप लोगों का था स्टैंडर्ड 8 में, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड हम करने वाले हैं, तो एक होता है बार ग्राफ, एक होता है हिस्टोग्राम, एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है इस बार तुम लोग के कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो और थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर तुम लोग तो नहीं तो आ रहा है, तो उसको कॉन्सेप्ट हम 10th में भी इतना यूज़ नहीं करने वाले हैं, दैट्स वाई मैंने उसको नहीं बताया। लेकिन जो दोनों का कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना है, जैसे कि बार ग्राफ, वो तो है। हिस्टोग्राम जो है वो नहीं है तुम लोग के कोर्स में इस बार, लेकिन मैंने पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट हम 10th में भी यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो पहले आते हैं बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट में। तो उससे पहले एज यू नो द पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। ऑब्वियसली एक पिक्चर 1000 वर्ड से ज़्यादा विजुअलाइजेशन पावर भी क्रिएट करता है या फिर समझने में भी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है ना। सो रिप्रेजेंट डाटा एन ईजियर वे इज टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली। तो ग्राफिक एक डाटा को ज़्यादा इजीली शो करवाने के लिए या फिर उसको मेंशन करवाने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में जो पहला मेथड निकल के आ रहा है वो हो गया आप लोग का बार ग्राफ। सो इट इज़ द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स।
तो वहाँ पे हम किस में उसको शो करते हैं, रेक्टेंगुलर बार। सो दैट्स वाई ओनली इट इज कॉल्ड एज बार ग्राफ्स। मैंने उसको बार में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसीलिए ही उसको क्या बोला जाता है बच्चों, बार ग्राफ्स बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, अभी की पॉइंट्स क्या आपने लिख दिया। की पॉइंट्स मतलब क्या क्या करना पड़ता है बार ग्राफ में, मुझे उसको ढूंढना है क्या क्या करना पड़ता है। तो बार ग्राफ का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो थिकनेस ऑफ ईच बार शुड बी सेम। जो थिकनेस रहता है ईच बार का, मैं आपका करूँगा एक क्वेश्चन इसके बाद मैं बोलूँगा तुम लोगों को, तो उसका जो थिकनेस मतलब मोटाई, मतलब एक इतना लिए एक इतना लेने तो नहीं चलेगा, जितना लिए हो उतना ही लेना पड़ेगा। द स्पेस बिटवीन द बार शुड बी सेम। तो स्पेस जो रहेगा बार के, मतलब ये यहाँ पे की, ये यहाँ पे की, ये यहाँ पे की, वैसा नहीं चलेगा, स्पेस पूरा इक्वल रहना चाहिए। एंड द हाइट ऑफ द बार शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल डाटा टू बी रिप्रेजेंटेड। मतलब जो न्यूमेरिकल डाटा गिवन होगा और वहाँ पे ही हमको करना पड़ेगा। तो ये बार ग्राफ में हम गैप दे सकते हैं, ठीक है ना, हम गैप दे सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं बार ग्राफ का कैसे क्या होता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को आता भी है, बस उसको रिवाइज करना है। रिप्रेजेंट द एवरेज मंथली रेनफॉल ऑफ नेपाल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इन द ईयर 2019। तो 2019 का फर्स्ट 6 मंथ का नेपाल का रेनफॉल का जो एवरेज रेनफॉल दिया है, तो 6 मंथ का, पहला 6 मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 2019 का। तो जनवरी में 45 सेंटीमीटर में दिया है, तो फरवरी में 65, मार्च में 40, अप्रैल में 60, मई में 75, जून में 30, ठीक है ना। उसको हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली बाय यूजिंग द बार ग्राफ। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। उससे पहले जो जो किया उसको स्टेप में भी लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा। सो द बार ग्राफ फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ड्रॉन बिलो। जो यहाँ पे है हमारा उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस मैंने मंथ को लिया है, वाई एक्सिस मैंने रेनफॉल को लिया है। रेनफॉल का सबसे मैक्सिमम पहले देख लेना 75, मतलब मुझे 80 तक तो एटलीस्ट जाना है। तो मैंने क्या किया 10 20 30, समझ पाए तो कॉन्सेप्ट। सबसे मैक्सिमम देख लेना पहले कौन सा है, मतलब उतना तक जाना पड़ेगा। अगर 40 होता तो हम दो दो करके लेते, 75 है मतलब एक एक करके लेंगे तो 80 तक जाएंगे तो हो जाएगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, मैंने 100 तक कर लिया, ठीक है। अभी एवरेज रेनफॉल तो जनवरी, तो थोड़ा छोड़ेंगे फिर जनवरी का करेंगे। जनवरी का कितना है बच्चों 45, 45। तो 45 मतलब 40 और 50 के अंदर, मतलब दिस वन। यहाँ से 11 एक लाइन खींच के ये और ये ज्वाइन कर देंगे स्केल में, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। ग्राफ कॉपी में करेंगे तो और ज़्यादा स्मूथली दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने जस्ट रफली किया है, तो फिर भी मैंने ये सब कुछ हाथ में किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भी मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो देख के विश्वास नहीं हो रहा कि हाथ से हुआ है, लेकिन ये हाथ से ही हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो ये 45 हो गया, उसको नीचे कर देंगे जनवरी का। तो फिर एक मैंने बोला था विड्थ जो रहना चाहिए, देखो अच्छे से देखो, विड्थ जो रहना चाहिए सब बार का, या फिर मोटाई जो रहना चाहिए सबका सेम है, लगभग सेम है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैंने जस्ट हैंड में किया है। स्केल में जब करेंगे तो पूरा परफेक्टली हो जाएगा। और क्या होना चाहिए, गैप जो होना चाहिए वो भी इक्वली डिस्टेंस रहना चाहिए। मतलब जनवरी से फरवरी जितना डिस्टेंस है, जनवरी फरवरी से मार्च भी उतना डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि पूरा इफेक्टिवली आप लोगों को पता चले कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मैंने लिख दिया, और ये हो गया आप लोग का टाइम इन मंथ, ये हो गया रेनफॉल, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, वाई एक्सिस में मैंने रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसको सब कुछ हो गया, ऊपर में हेडिंग दे देंगे एवरेज रेनफॉल जनवरी टू जून 2019। तो ये हो गया आप लोग का, दिस इज द रिक्वायर्ड बार ग्राफ्स। इज दैट क्लियर बच्चों? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बार ग्राफ्स टू हाउ टू रिप्रेजेंट एनी डाटा इन बार ग्राफ। तो ये जो डाटा को हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। अभी आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि है होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। बार बार का कॉन्सेप्ट, बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर सबका। तो बार ग्राफ का जो भी कॉन्सेप्ट होने वाला है वो सब जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम से उसको कर लेना। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से उसको कर सकते हो। अभी हिस्टोग्राम जो आता है, हिस्टोग्राम में क्या है ना, इट इज़ लाइक द बार ग्राफ, बट यहाँ पे क्या है ना, जैसे बार ग्राफ में बच्चों गैप देते थे, हिस्टोग्राम में हम गैप नहीं देंगे। बार ग्राफ में जैसे गैप देते थे, हिस्टोग्राम में हम गैप नहीं देंगे। सो इट इज़ लाइक द बार ग्राफ ओनली, बट इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ ए कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। तो जब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होगा तभी ही हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैप नहीं देना पड़ेगा हमको, विदाउट गैप हम कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स क्या होने वाला है, द क्लास इंटरवल आर टू बी टेकन इन एक्स एक्सिस। क्लास इंटरवल जो है उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, और फ्रीक्वेंसी को जो होना होगा वो हमको कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है। तो फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे, क्लास इंटरवल को कहाँ पे लेना है बच्चों,
एक्स एक्सिस में। द हाइट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल, तो हाइट जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड फोर्थ वन इज देयर इज नो गैप बिटवीन द रेक्टेंगुलर बार्स, तो यहाँ पे गैप नहीं होता। तो मैंने बोला कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम को वही एक कॉन्सेप्ट डिफरेंस करता है, जो कि बार ग्राफ में मतलब बार छोड़ छोड़ के करना पड़ता है, बट हिस्टोग्राम में क्या करना पड़ता है, हमको एक साथ ही करना पड़ता है। लाइक if to take one example, okay, so draw the histogram of the following frequency distribution, same concept, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूस ग्राफ होना चाहिए, कंटिन्यूस ग्राफ होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोला है क्या, फिगर जो दिया है, डेली अर्निंग दिया है 700 टू 750, 750 टू 800, 800 टू 850, 850 टू 900, 900 टू 950, 900 टू 1000। तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टोर्स, कहाँ कहाँ पे इतना स्टोर में मतलब होता है, अर्निंग होता है। तो 700 टू 750 मतलब 6 स्टोर में होता है, ये 9 स्टोर में, ये 2 स्टोर में, ये 7 स्टोर में, ये 11 स्टोर में, ये 5 स्टोर में होता है। तो द हिस्टोग्राम मैंने बोला कि वहाँ पे हम लोग को क्या करना है ना, गैप नहीं देना है, सीधा सीधा जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होता है हमेशा। तो लेकिन सर वो तो वो हो गया, हमको हमारा डाटा था बोल के हम आपने बोल दिया, अभी मतलब फिगर में कैसे करेंगे। और बच्चों स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, देखो 700 से हुआ है। नॉर्मली बार ग्राफ में हमने 0 से स्टार्ट किया था, फिर या फिर 5 से स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली एक गारा छोड़ के या फिर एक लाइन छोड़ के हो जाएगा। लेकिन 700 जब हो जाता है तो यहाँ पे हिस्टोग्राम में एक मतलब तुम लोग का फ़ायदा क्या है कि जहाँ से भी स्टार्ट होगा, सपोज 100 से हुआ, 700 से हुआ, 1000 से हुआ, तो उतना को खाली ना छोड़ के वहाँ पे जैसे क्रिस जिगजैग जिगजैग मोशन कर देना, जिगजैग मोशन इसको बोलते हैं। उसमें से करने से क्या होगा ना, 0 से 700 के भीतर हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी डाटा गिवन नहीं है, हमारा स्टार्ट हुआ है 700 से, फिर हम यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम 700 तक छोड़ते फिर 700 से स्टार्ट करते तो बहुत लंबा भी हो जाता, बहुत लेंदी भी हो जाता, और बाकी दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो भी नंबर डायरेक्टली स्टार्टिंग में दिया होगा 0 से उतना तक का जिगजैग कर देना, ताकि वो मतलब हमारा इतना में और नहीं है, हमारा स्टार्टिंग हो रहा है 700 से, ठीक है। तो 700 टू 750 के अंदर 6, तो मैंने यहाँ पे ऊपर में नंबर ऑफ स्टोर दे दिया, यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल दे दिया जो कि है डेली अर्निंग, यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टोर, यहाँ पे लिख दिया डेली अर्निंग। तो डेली अर्निंग में पहले जो 700 टू 750 का कितना हो रहा है, 6, तो ये 6 हो गया, इसको ज्वाइन किया। फिर 750 मतलब वहीं से स्टार्ट होकर 800 तक का 9 हो रहा है, तो उसको और गैप नहीं देना है, तो यहाँ से 9, तो ये हो गया 750 टू 800। फिर 800 टू 850 हो गया 2, तो 1 2, ठीक है ना। फिर हो गया 7, तो 5 6 7, फिर हो गया 11 10 11, ये हो गया 11 950 टू 1005। तो ये हो गया आप लोग का टोटल हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ एक बड़ा नंबर लाइक 100 1000 या 700 कुछ भी दिया होगा, तो उसको जिगजैग मोशन कर देना। जिगजैग करने से क्या होगा ना, हमको पता चल जाएगा, जो भी टीचर चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि ओ से 700 0 से 700 तक कुछ भी वैसा वैल्यूज या फिर पॉइंट नहीं है जिसमें हमको चेक करना है, या फिर हम लोग को हिस्टोग्राम या फिर बार ग्राफ बनाना है। दैट्स वाई इसको ऐसे करने से भी चलेगा। तो ठीक है बच्चों, तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसको मैं नहीं पढ़ा रहा, वो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं उसके लिए सेपरेट कुछ मतलब डाउट क्लियरिंग क्लास में करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको और ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हिस्टोग्राम भी नहीं आने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग को पढ़ना है वही सेम कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोग का सीधा सीधा ग्राफिकल मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा। अभी आते हैं जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट भी उड़ गया है तुम लोग का, मीन मीडियन मोड का। लेकिन मीन मीडियन मोड आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा पढ़ाई हो गया, आप लोग का फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, ये 9th में हो, 10th स्टार्टिंग जाते ही हम लोग को वो वाला सब कॉन्सेप्ट मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वाला में टोटली मीन मीडियन मोड के ऊपर में ही बेस कर रहा है स्टैंडर्ड 10 का कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ से फंडामेंटल चीज़ नहीं सीखेंगे तो स्टैंडर्ड 10 में जाके पूरा रोएंगे कि अगर हम थोड़ा सा सीख लेते तो हो जाता, तो वो नहीं होना चाहिए बच्चों। क्योंकि अभी से फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाओगे तो बाकी हायर क्लासेस में आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो मीन में आते हैं, मीन नॉर्मली मीन होता है कि जितना नंबर होगा उसको ऐड करो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो द मीन ऑफ द एवरेज, द मेन इज द एवरेज
एवरेज ही होता है ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली मीन इक्वल टू एक्स बार देते हैं उसको, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काम खत्म। मतलब जो है इंडिविजुअल उसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे। सो एक्स बार ऑफ एन वैल्यूज जो कि कितना है x1 x2 x3 अप टू एन xn इज गिवन, उसका मतलब जब हम मीन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स बार विल बी एक्स, मतलब उसको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जितना है, तो टोटल को ऐड करेंगे तो we'll get x1 plus x2 plus x3 dot 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 xn whole divided by how many person, how many are there to find the mean, तो n, तो x bar will be x1 plus x2 plus x3 up to xn whole divided by, जितना होगा उसको ऐड करो डिवाइडेड बाय जितना नंबर एलिमेंट हो मतलब चाहिए होगा उसको डिवाइड कर दो, काम खत्म। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ 2 3 3 5 7, 2 3 3 5 7 मतलब मीन निकालेंगे तो टोटल 5 डिजिट्स आते हैं, तो 2 + 3 + 3 + 5 + 7 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर डिजिट 5, तो 20 by 5 दैट विल बिकम 4, तो मीन इक्वल टू कितना 4 हो गया, तो मीन ऑफ द अबव नंबर इज 4, खत्म। ठीक है, तो जितना भी नंबर दिया होगा 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर सबको पहले ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा और जितना नंबर होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो काम खत्म। मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, अभी ये मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या होगा, अभी जो हमने पढ़ा था वो अनग्रुप डाटा का मैं पढ़ा, अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ा था। मीन जो हमने पढ़ा अनग्रुप डाटा था ना, ये मतलब नॉर्मली जहाँ से उठा उसको रख दो तो वो अनग्रुप डाटा हो गया, रो डाटा हो गया, जो अनग्रुप डाटा जिसको हम ग्रुपिज्म नहीं करें। ग्रुप डाटा मतलब क्लास इंटरवल जहाँ पे होगा, तो क्लास इंटरवल जहाँ पे होगा या फिर नॉर्मल होगा, तो इफ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच वे दैट देयर इज नो क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल विदाउट क्लास इंटरवल बोला है, ग्रुप डाटा होगा लेकिन विदाउट क्लास इंटरवल, then we can calculate by mean by the given formula like x bar equal to or mean x equal to f1 x1 plus f2 x2 dot 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 fn xn divided by f1 plus f2 plus f2। तो ये f1 x1 f2 x2 इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखें तो समेशन ऑफ fi xi हो गया ये वाला, और नीचे वाला फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं n तक, 1 से n तक, तो ये गया समेशन ऑफ fi। तो x बार विल बी समेशन ऑफ fi xi होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, ठीक है ना। वेयर x1 x2 xn आर द ऑब्जर्वेशन जो हमने लिया था, और f1 f2 fn आर द फ्रीक्वेंसी, खत्म कहानी। ठीक है, तो x बार जब हमारा ग्रुप डाटा गिवन होगा लेकिन विदाउट क्लास इंटरवल, जो विदाउट क्लास इंटरवल हम विथ क्लास इंटरवल कहाँ पे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 10 में पढ़ेंगे सब ग्रुप डाटा के बारे में। अभी बस तुम लोग को वो कोर्स में नहीं है या फिर 9th में ही नहीं है वो वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए बस 9th में इतना ही याद रखना है कि जब भी कोई भी मीन निकाल रहे हो तो जितना भी 20 आदमी है 30 आदमी है सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आदमी को डिवाइड कर देंगे, मीन निकल जाएगा। यहाँ पे देखो एक फाइंड मीन बोला है जहाँ पे कि ऑब्जर्वेशंस को दिया है 20 40 60 80 100, फ्रीक्वेंसी भी ऑलरेडी गिवन 20 60 30 50 10। तो यहाँ पे एफएक्स कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई करते चलो 20 इंटू 40, ये सब कुछ निकल गया, फिर टोटलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकला है 200 क्योंकि मेरा 200 निकालना था, और एफएक्स समेशन ऑफ एफएक्स निकला हमारा 11000 मतलब 11000, ठीक है ना। तो एफ एक्स का टोटलिंग निकला 11000 और एफ का टोटल निकला 200, तो मीन विल बी गिवन बाय एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एफ ऑब्वियसली, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज 11000 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इज 200, तो 11000 बाय 200 विल गेट मीन इक्वल टू 55। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, तो उसको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत आप लोग का थोड़ा भी नहीं है, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का मीन ऑफ अनग्रुप डाटा एंड मीन ऑफ ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल, ये इसको याद रखना कि विदाउट क्लास इंटरवल है, अगर क्लास इंटरवल दोगे वो 10th में हम पढ़ेंगे कैसे करेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं मीन के बाद मीडियन एंड मोड, मतलब ये तीन हमेशा रहता है, मीन मीडियन एंड मोड, आप लोगों ने 8 में भी पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है ना, मिडिल वैल्यू ऑफ अमंग ऑल द वैल्यूज, मिडिल वैल्यू होना चाहिए बच्चों वो ऑल द, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो वो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। तो जब ऑड नंबर होगा तो उसका फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला हो गया n+1/2th टर्म नॉट दैट वैल्यू, ये उतना टर्म हमको निकालना है। तो पहले काम क्या है ना, फर्स्ट अरेंज देम इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो नॉर्मली ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। फाइंड द मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 और बिट 2 में 1 2 3 4 5 6।
तो जब 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है मतलब हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 7 डिजिट्स मतलब ऑब्वियसली n इक्वल टू 7 दैट इज ऑड तो मीडियन विल बी n प्लस 1 बाई टू टर्म मतलब n प्लस 1 बाई टू टर्म मतलब 7 प्लस 1 बाई टू टर्म लाइक 8 बाई टू मीन्स फोर्थ टर्म तो फोर्थ टर्म इज नॉट द आंसर बच्चों फोर्थ टर्म इज नॉट द आंसर वी हैव टू फाइंड वेयर द फोर्थ टर्म लाई लाइक 1 2 3 4 सो दैट वन 4 सो 4 विल बी द मीडियन काम खत्म तो ये तो सारा आपको पता था इसलिए आपने कर दिया नहीं वैसा पता था नहीं बोल के नॉर्मली जब हमने किया वो निकल ही गया कि वो 4 ही निकलेगा ठीक है ना अभी आते हैं और एक एग्जांपल में बिट 2 का 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे हाउ मेनी डिजिट्स है 6 डिजिट मतलब इवन नंबर और इवन नंबर में कॉन्सेप्ट क्या है कि n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म तो डिवाइडेड बाई टू मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाई टू छोड़ दिया था वो लिख लेना देखो यार n इक्वल टू 6 तो मीडियन विल बी n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म होल डिवाइडेड बाई टू तो n मेरा नहीं आता 6 तो 6 बाई टू थर्ड टर्म एंड थर्ड प्लस वन फोर्थ तो थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म होल डिवाइडेड बाई टू तो थर्ड टर्म अभी असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने किया था तो थर्ड टर्म विल बी 3 फोर्थ टर्म विल बी 4 तो 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 7 बाई 2 दैट विल बिकम 3.5 एंड दैट विल बी द आंसर ठीक है बच्चों कहानी खत्म इतना का ठीक है ना अभी मोड में आते हैं मोड में तो कुछ भी नहीं है तुम लोगों के पास मोड और हम जितना भी पढ़े इस बार अनग्रुप डाटा के लिए ही पढ़े थे बस यही मीन का एक ग्रुप डाटा पढ़े थे लेकिन वहाँ पे भी विदाउट हमारा क्या था विदाउट हम लोग का क्या था क्लास इंटरवल था ठीक है ना तो मीडियन फिर पढ़ा मीडियन का दो कंडीशन एक हो गया मीडियन का मतलब दो कंडीशन हो गया एक इवन होगा तो क्या होगा ऑड होगा तो क्या होगा वो भी हमने पढ़ लिया अभी लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है मोड का मोड बहुत सिंपल है जैसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं मोड में कहते हैं नंबर ऑफ विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसका वो हो जाएगा मोड तो फाइंड द मोड ऑफ 2 3 3 4 5 6 तो ज़्यादा रिपीट कौन करे 3 रिपीट करता है हियर 3 रिपीट 2 टाइम तो देयरफॉर द मोड विल बी 3 नॉट 2 मैंने यहाँ पे 3 कैसे लिख दिया मतलब मोड विल बी 3 मतलब 2 टाइम्स करके मैंने 2 लिख दिया था मतलब जो ज़्यादा बार ऑकर करे वही हो गया मोड तो मोड इक्वल टू 3 काम खत्म मोड अनग्रुप डाटा की इतना ही गिवन है आप लोगों के पास ठीक है ना सो कंक्लूजन में आते हैं फाइनली जितना हमने कवर किया सब कुछ तो आप लोगों को रिवाइज करना है अच्छे से मैं फिर से और एक बार रिकॉल कर दूंगा बस कंक्लूजन में आएंगे तो एम्पेरिकल रिलेशन एक होता है एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल मतलब उसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड मीन मीडियन मोड के अंदर एक रिलेशन रहता है जिसमें से अगर मोड मीन गिवन होगा तो मीडियन निकाल सकते हैं मीडियन मोड मतलब एनी टू नंबर्स अगर गिवन होगा तो मैं थर्ड वाला क्वांटिटी को निकाल सकता हूँ द फॉर्मूला इज 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन तो कोई बच्चा बोलेगा सर मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन कर सकते हो कोई बच्चा बोलेगा सर 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड कर सकते हो तुम्हारा अनुसार तुम लोग को करना है कैसे याद रखना है तुम लोग को याद रखना है तो जैसे भी करके आप लोग को याद रखना है कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन खत्म ये ज़्यादा ईजी लग रहा है मैंने इसलिए इसको लिख दिया ठीक है ना ये हो गया बिट 1 का बिट 2 का जो हम तुम लोग को होमवर्क होने वाला है एनसीईआरटी का सब एग्जांपल्स आप लोग को करना है एनसीईआरटी का सब एक्सरसाइज आप लोग को करना है और इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कुछ मैं क्लास के बाद दूंगा जिसको आप लोग को सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर वेरी नाइसली just revise the concept nicely with all and write down the notes in your copy so that during the revision time you will not face any type of problem to just revise the whole concept of statistics in one shot ठीक है so सिंपली स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा और स्टैटिस्टिक्स कहाँ से डाटा किसको बोलते हैं डाटा फिर दो टाइप में डिवाइड हुआ एक हो गया प्राइमरी डाटा एक हो गया सेकेंडरी डाटा मैं फिर से अगर रिकॉल करना चाहूँ तो और एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हमने पढ़ा ताकि रिवीजन के टाइम में थोड़ा सा भी आप प्रॉब्लम फेस ना करो देखो इतना सारा हमने पढ़ लिया ठीक है ना पता नहीं चला लेकिन इतना सारा पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ा उसका डेफिनेशन फिर डाटा का डेफिनेशन पढ़ा डेफिनेशन को याद रखना ध्यान से तो डाटा का डेफिनेशन के बाद डाटा डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा क्या होता है एक कहीं से एक मतलब सिलेक्ट कर रहे ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय योर ओन तो प्राइमरी हो गया आप लोग अगर कोई सोर्स से कर रहे हो तो सेकेंडरी हो गया उसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया बस काम खत्म इसका डाटा का फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा में मैंने पढ़ा अनग्रुप डाटा के बारे में अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा तो अनग्रुप डाटा में रो डाटा आता है रेंज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या तो रो डाटा मतलब जो डाटा है उसको सेम तरीके में रख देंगे कुछ हाथ ना लगा के वो हो गया आप लोग का रो डाटा जैसे कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट का मैथमेटिक्स टेस्ट का मार्क मैंने रख दिया रेंज मतलब सबसे हाईएस्ट से सबसे लोएस्ट को माइनस करेंगे तो रेंज मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने
लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना, जितना टाइम वो रिपीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमको फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और फिर टेली मार्क जो रहता है वो टेबल बना देंगे, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। और वो ज़्यादातर ग्रुप डाटा में यूज होता है। और ग्रुप डाटा में अभी आ गया, अनग्रुप डाटा का काम खत्म हुआ। अभी ग्रुप डाटा में जब हम आ गए तो टू रिप्रेजेंट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा को यूज़ करने के लिए हम ग्रुपिज्म कर देते हैं। ग्रुपिज्म करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को देख के हम लोग को टेलीमार्क को लिखना पड़ता है, या फिर तुम टेलीमार्क को देख के फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। लास्ट में बस ऐड करके चेक कर लेना कि ये 40 है, तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन में 40 आ रहा है कि नहीं, मतलब वो 40 स्टूडेंट का दिया है कि नहीं, और 40 कुछ का दिया है कि नहीं। मतलब यहाँ पे 39 आ रहा होगा लेकिन क्वेश्चन में 40 दिया होगा, तो आप लोग को चेक करना पड़ेगा कहीं पे आप लोग कुछ छोड़ दिया। तो वहाँ से कुछ की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, लाइक क्लास इंटरवल, जो कि होता है नॉर्मली ये सबको क्लास इंटरवल बोलते हैं। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, जो सबसे बड़ा अपर, जो सबसे छोटा लोअर, ये तो आप लोगों को पता है। क्लास साइज, जो क्लास विड्थ या फिर क्लास विड्थ भी बोलते हैं। मैंने जस्ट ये बोलने के बाद ही क्लास विड्थ तक आ गया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्लास साइज और क्लास विड्थ सेम ही रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक इंटरवल को पकड़ो, उससे अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, जो निकलेगा दैट विल बी द क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ, ठीक है ना। क्लास मार्क जो होता है द मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। तो कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं बोला आप लोग को 20 एंड 30 का निकालेंगे, तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50/2, दैट विल बिकम 25 विल बी द क्लास मार्क। क्लियर। अभी ग्रुप डाटा को भी दो भाग में व्यक्त किया गया था, इंक्लूसिव डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिसकंटिन्यूस में लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम नहीं रहता, लेकिन कंटिन्यूस में वो सेम रहता है। सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल हमने किया था एक, बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ग्राफिकल मेथड में बार ग्राफ हमने पढ़ा, क्या क्या की कॉन्सेप्ट था मैंने यहाँ पे लिख दिया था, इसको आराम से देख लेना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बार ग्राफ का रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्स, पूरा नेमिंग सब कुछ करना, ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर यहाँ पे हमने टाइम को रखा है, यहाँ पे रेनफॉल का रखा, हेडिंग क्या है सब कुछ लिखेंगे, बस लास्ट में लिख देंगे कि दिस इज अवर रिक्वायर्ड बार ग्राफ। हिस्टोग्राम तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे, क्योंकि और बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे गैप रहता था, यहाँ पे नो गैप नहीं रहता। इसका की कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हिस्टोग्राम का ये कोर्स में नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आने वाला, लेकिन समझ लेंगे क्योंकि 10th में जरूरत हो सकता है और गैप नहीं होगा, तो इसको कर देंगे। तो 700 से स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे जिगजैग कर देंगे, ठीक है। ये जिगजैग करने के बाद, क्योंकि यहाँ से जिगजैग करने से हमको पता चला 0 से 700 के अंदर कुछ भी हमारा डाटा नहीं है। फिर यहाँ से हम कलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे देखो गैप नहीं हुआ, कितना अच्छे से वो दिख रहा है। ये डेली अर्निंग कर दी, नंबर ऑफ स्टोर, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे करते हैं, फिर दिस इज आवर रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम, काम खत्म। फिर सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड पता चल गया। मीन का नॉर्मली सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, जितना होगा उसको टोटलिंग करेंगे डिवाइडेड बाय जितना नंबर होगा। ये अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, मतलब एक्स और एफ दिया होगा, ये ऑब्जर्वेशन, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स करेंगे और उनका सम करेंगे, इतना निकला 11,000, और एफ का सम करेंगे 200, जस्ट डिवाइड समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द आंसर। ये ग्रुप डाटा के लिए। मीडियन का वैसे ग्रुप, मीडियन और मोड का जो ग्रुप डाटा हम 10th में पढ़ने वाला है, और मीन का भी ग्रुप डाटा, ये तो थोड़ा हो गया विदाउट वाला, जो विद वाला जो होगा वो 10th में हम पढ़े। मीडियन का क्या कॉन्सेप्ट था, दो कंडीशन था, ऑड और इवन का। ऑड अगर होगा तो n+1/2 टर्म होगा, टूथ टर्म नॉट n+1/2, उतना नंबर ऑफ टर्म, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में सजा दो। ऑड होगा तो n+1/2 टर्म निकालो और वहाँ से गिन लो कितना हो रहा है। और इवन के लिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2, मतलब वो टर्म उतना टर्म्स निकालेंगे, उसका वैल्यू उसको निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, बाई 2 कर देंगे, खत्म। ये हो गया मीडियन का। और मोड का तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो हो गया आप लोग का मोड। फिर हमने कंक्लूजन में वो एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको 3 स्टार दे देता हूँ, तो ध्यान से इसको याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है। फिर आप लोग का होमवर्क एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना है, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट करना है, एंड जस्ट सबमिट मी बाय टुडे इवनिंग। आई होप आफ्टर वॉचिंग द फुल वीडियो जस्ट कन्फर्म इन द ग्रुप दैट यू हैव whether you have understood the concept very nicely or not। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको समझा देंगे, अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, नेक्स्ट क्लास में और एक बार रिवीजन हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो बच्चों just write down the notes in your copy and try to solve all the NCERT problems and examples from your NCERT books, okay। After solving just submit me, and if any doubts will arise then without any hesitation ask me
ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नया चैप्टर लेके। टिल देन टेक केयर ऑफ, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।